बार फिर एक बार प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनने का देश की जनता, प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। जो उत्साह और जो जोश देश के लोगों में है कि तीसरी बार वो अपने यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी को मान चुके हैं। मोदी जी के नेतृत्व में 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, राजस्थान की 25 सीटें जीतेंगे और देश में अब की बार 400 के पार होगा। पहले 2 चरण के बाद बिल्कुल साफ हो गया है कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर और मध्य भारत में बीजेपी हाफ। तो कोई गुंजाइश नहीं है बीजेपी को जनादेश मिलने का 2024 के चुनाव। एक बड़े संकल्प के साथ मोदी जी को तीसरी बार इस देश में प्रधानमंत्री बनाना है और 400 से ज्यादा लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो साइलेंट वोटर किसके लिए खतरा, यह एक सवाल अब सियासी फिजाओं में गूंजने लगा है। आप कहेंगे यह सवाल क्यों? पहले चरण की वोटिंग और अब दूसरे चरण की वोटिंग, दोनों में एक समानता है। क्या समानता है? समानता यह है कि वोटर वोट डालने के लिए घर से बाहर कम निकला। ऐसे में राजनीतिक दलों के दिल की धड़कन और दिमाग की घंटी बज रही है कि वोटर के मन में है क्या, वोटर वोट डालने के लिए घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहा, और जो निकल रहा है वो किसके पक्ष में वोट कर रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में 13 राज्य और केंद्र शासित राज्य की कुल मिलाकर 88 सीटों पर मतदान हुआ। आम चुनाव के लिए दूसरे दौर के मतदान में केरल की 20 सीटों पर, कर्नाटक की 28 सीटों पर, 28 में से 14 सीटों पर, माफ करिए 28 में से 14 सीटों पर, और राजस्थान की 13 सीटों पर, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, वहां पर 8 सीटों पर वोट डाले गए। मध्य प्रदेश में भी चुनाव था, 6 सीटों। ऐसे में सवाल यही कि साइलेंट वोटर जो निकल भी रहा है वो चाह क्या रहा है, और दूसरे चरण में कौन जीत रहा है चुनाव। दावे दोनों तरफ से। विपक्ष ये कह रहा है कि अब यह साफ हो चुका है मतदान प्रतिशत को देखकर कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। सत्ता पक्ष अपनी बात पर अड़िग है, अब की बार 400 पार। तो साइलेंट वोटर जो है उसकी वॉइस क्या है? जैसे इंडिया वॉइस है, आपकी सोच आपकी आवाज, तो साइलेंट वोटर की वॉइस क्या है? कौन है उसकी नजर में राइट चॉइस? साइलेंट वोटर किसके लिए खतरा बनने जा रहे हैं? अब 88 सीटों पर मतदान हुआ, जनता का रुझान क्या है, और ज्यादातर राज्यों में पिछली बार से कम मतदान हुआ है। और दूसरे चरण में जो वोटिंग खत्म हुई है उसके बाद की तस्वीर जो लगभग साफ होती हुई दिखाई दी, उसमें पश्चिम बंगाल, वहां बम्पर वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल यानी कि ममता दीदी के गढ़ में, वहां वोटर बाहर निकले और उन्होंने वोट किए।
जबकि इसके उलट तस्वीर उत्तर प्रदेश और बिहार वोटिंग के मामले में फिर फिसड्डी साबित हुई। जहां बच्चा बच्चा सियासत को समझता है, बिहार और उत्तर प्रदेश देश की राजनीति को बदलने वाले राज्य, वहां पर वोटिंग कम पड़ रही है। 20 सीटों पर केरल में हुआ, वहां भी वोटिंग ठीक ठाक हुई। ऐसे में सवाल यह कि आखिरकार वोटर के मन में क्या है। अब अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि दूसरे चरण में दिन भर एक अजब रुझान देखने को मिला है। हर बूथ पर इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोट डालने वाले हर समाज और वर्ग के मतदाताओं का आना लगातार बढ़ता रहा। दूसरी तरफ भाजपा के मतदाता कम से और कम होते चले गए। भाजपा हताश, निराश समर्थकों के बीच भाजपा की ऐतिहासिक हार की पुख्ता बात बुरी तरह से फैल चुकी है। देखिए, यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। सियासत में नैरेटिव सेट करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कह रहे हैं अखिलेश यादव, इस पूरी सियासत के खेल में अब की बार भाजपा साफ। तो क्या वाकई या फिर एक बार फिर से बीजेपी सबको चौंकाएगी? वोटरों के मन में क्या है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा दिलचस्प पैनल इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुका है। एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं, लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण पहलू आपके सामने रखेंगे, और वो है देश के प्रधानमंत्री का बयान। वो बयान दूसरे चरण की वोटिंग से मिलता जुलता नहीं है। वहां मसला है ईवीएम का, वीवीपैट का, बैलेट पेपर के बहाने गरीबों का अधिकार छीनने का जिक्र देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और ईवीएम को लेकर, वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है। पहले देश के प्रधानमंत्री का बयान आपको सुनाते हैं और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए देश के प्रधानमंत्री के कुछ बयान। आरजेडी कांग्रेस के इंडी गठबंधन को ना देश के संविधान की परवाह है और ना ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना। पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र, बैलेट पेपर लूटे जाते थे। इतना ही नहीं, गरीबों को तो वोट डालने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन, उनको तो डंडे के चोट पे घर के बाहर निकलना मना कर दिया जाता था। अब जब गरीबों को, देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है, तो ये जो चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी वो परेशान है और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए।
ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए। यही उनका खेल चल रहा है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। लेकिन आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। तो साइलेंट वोटर किस और या फिर ये कहें किसके लिए खतरा? सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो सभी आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अश्वनी शाही जी बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं, राज शर्मा जी आज कुछ न्यू लुक में दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ दारा सिंह जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। और 2 चेहरे और भी आपकी स्क्रीन पर हैं, AK मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, राजनीतिक पंडित भी हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप मलिक इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, समाज सेवी भी हैं और शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिश्रा जी, मसला भविष्यवाणी का है तो पंडित जी से शुरू करते हैं। तो ये कम वोटिंग वाला जो मसला है ये क्या बता रहा है? ये साइलेंट वोटर किसके लिए खतरा है? ये वोट कम क्यों पड़ रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। मिश्रा जी, सभी पार्टियों को जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं मेरी तरफ से बधाई। आप लोग अच्छा परफॉर्म करिए, बार बार चुनाव आता नहीं। दूसरी एक चीज की बधाई मैं विपक्ष को और दूंगा कि अब की बार उनको ईवीएम के ऊपर विश्वास है और उम्मीद है कि 4 तारीख के बाद ये बदलेगा नहीं। किसी ने कोई शिकायत नहीं की, ये बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है लोकतंत्र के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया, चलिए ठीक है। अब दूसरी चीज ये चावला जी, ये जो वोटिंग कम हो रही है ना, मैं तो बड़ा हैरान हूं। चलिए मैं मान सकता हूं बीजेपी तो हार रही है, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। मैं हमेशा विपक्ष के साथ रहता हूं, खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं। सवाल ये है कि भूखमरी में सबसे आगे दुनिया में हम, वो भूखे लोग कहां गए? निकल नहीं रहे हैं। सीए एनआरसी पूरे देश में जो है बवाल मचा। वो सीए एनआरसी के विरोध करने वाले जो बोलते थे कागज नहीं दिखाएंगे, आज अपना वोटर लिस्ट का कागज लेकर के आज वो भी नहीं निकले, कागज दिखाने को भी नहीं निकले। तीसरी चीज, बेरोजगार युवा जो सड़कों पे घूमते रहते थे, कोई नहीं निकला। क्या उनको रोजगार नहीं चाहिए क्या? महंगाई से त्रस्त न महिलाएं न पुरुष, कोई निकला नहीं। मैं तो सोच रहा था कि मिनिमम 75% से कम वोटर जाएंगे नहीं और विपक्ष की बम्पर जीत होगी। ये सारे लोग, वो किसान जो 2-2 साल तक बैठे रहते थे, लाखों किसान, वो किसान क्यों नहीं निकले? उनकी नाराजगी क्या? एमएसपी, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ने एमएसपी और उनकी सारी मांगे मांग ली, मांगे नहीं मांगी। वो आक्रोश कहां गया? वो सारे किसान क्यों नहीं निकले? तो ये सारे वोटर क्यों नहीं निकले? आपकी बात का निष्कर्ष ये नहीं कर रहे, ये जितने सारे वोटर जो बाहर निकल रहे हैं वो सारे भाजपा के? नहीं, सारे भाजपा के नहीं है। नहीं, निष्कर्ष तो यही नहीं कर रहा। नहीं, आप निष्कर्ष कहां निकाल रहे हैं? अभी तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं जनता से। आप सवाल नहीं पूछ रहे जनता से, आप ये कह रहे हो कि भाई अब निष्कर्ष सुन लीजिए। वोटर मिक्स ही निकले होंगे, 0% वोटिंग तो किसी की जाएगी नहीं, हर पार्टी के जाएगा। कोई भी जीते कोई भी हारे, कौन रिप होई हमें का हानि। सवाल यहां पे ये है, ये जो वोटर निकले हैं या कम निकले हैं, उसके पीछे 2-3 कारण है। बहुत सारे फर्जी वोटर गायब कर दिए गए, पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है, इलेक्शन कमीशन इसलिए भी नहीं। जो सड़कों पे हमें भीड़ दिखती थी, जो आंदोलन, वो सारे फर्जी थे, क्योंकि अगर वो आंदोलन असली होता, जनता नाराज होती तो लाइन लगा के पश्चिम बंगाल में बम्पर, एक मिनट मिश्रा जी, पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई, ये फर्जी वोटिंग हुई है? नहीं, पश्चिम बंगाल फर्जी वोटिंग मैंने नहीं बोला। नहीं, आप फर्जी वोटिंग नहीं,
फर्जी वोटर निकलकर वोट कर रहे हैं। फर्ज नहीं, मैंने ये बोला ही नहीं, आप रिवाइंड, मैंने बोला कि फर्जी वोटर लिस्ट हटा दिए गए हैं, इलेक्शन कमीशन बड़ा स्ट्रिक्ट है, फर्जी वोटर नहीं निकल रहे हैं। हाँ। बंगाल में 70% 75%। तो बंगाल में क्यों डाल रहे हैं वोटर? मैं आपको बता रहा हूं। हाँ। बंगाल में इसलिए डाल रहे हैं, वहां कुछ ऐसे माहौल हुआ, 15 साल 20 साल से ममता दीदी से लोग उकता गए हैं, वहां चेंज के लिए निकल रहे हैं, यहां स्टेबल रखने के लिए निकल रहे हैं। ये लोकसभा का चुनाव है, मैं लोकसभा की ही बात कर रहा हूं ना। लोकसभा में ममता दीदी या स्टेट की पार्टी को सेलेक्ट करने का क्या मतलब? इसके पहले कितनी सीटें थी? हमेशा कम होती जा रही हैं। हाँ। और जिस तरीके से वहां पे जनता दुखी है, तो वो वहां पे ये मत भाई, अगर बंगाल में वोटर निकल रहे थे तो बिहार में क्यों नहीं निकल रहे हैं? बयार तो वहां पे भी चलनी चाहिए। यूपी में जहां पे किसान आंदोलन होता था, शाहीन बाग वगैरह, पूरे देश में यूसीसी और एनआरसी का विरोध था। राज जी 1 मिनट, तो कहां गए ये सारे गुस्से वाले लोग जिनकी नाराजगी थी? 1 मिनट, जिनके बेस पर विपक्ष आंदोलन करता था। 1 मिनट, वो पैसे दे के आंदोलन होते थे, अभी पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वोटर नहीं निकल रहे हैं, बुलबुले वाले वोटर। मिश्रा जी, आप आंदोलन को गाली दे रहे हो, ये थोड़ी ना मतलब होता है आप बैठ के आंदोलन को गाली दे। उसी आंदोलन को देश के प्रधानमंत्री ने एक पवित्र आंदोलन माना। मैं क्रांतिकारियों से पूछ रहा हूं, 1 मिनट राज जी, क्रांति का बिगुल आज नहीं बजाएंगे लोकतंत्र में, तो कब बजाएंगे? 1 मिनट राज जी के पास जाने दीजिए। मिश्रा जी, अब सारा बिगुल आप बजाएंगे तो राज जी क्या करेंगे? राज जी, कुछ परेशान लग रहे हो, आपकी कम वोटिंग की वजह से परेशानी है ना? कतई मुझे तो, हाँ, मैं तो सुन रहा हूँ मिश्रा जी को। मिश्रा जी कह रहे हैं कि भाई ये वोटर बाहर क्यों नहीं निकला, जरा पूछो। ये सारे परेशान थे तो बाहर निकलकर वोट डालना चाहिए था। ऐसा है ना, मिश्रा जी अपनी सोच रखते हैं थोड़ा वैल्यू। बस इन्होंने क्या कहा, मुझे कोई इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा ये लगा कि इन्हें ज्यादा गुस्से में नहीं बोलना चाहिए। अरे गुस्सा नहीं आधा होना चाहिए। मिश्रा जी, थोड़ा कोई गलती हो तो बताइए। मिश्रा जी 1 मिनट, राज जी प्लीज, ऑडियो आपके दिक्कत आ रही है, अगर प्लीज फोन पास ले आएंगे तो। नहीं, मेरे पास मेरा सामने आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। हाँ, मेरे पास है जी। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मिश्रा जी से, बस आप थोड़ा तेज भी बोलेंगे, क्योंकि देखिए हेल्थ वाइज भी सोचना होता है हम लोगों को, और हमें आपकी चिंता, आप हमारे बड़े भाई हैं। राज जी, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही, दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ। दारा सिंह जी, पहले आपके पास, सर दोबारा से पैच करवा रहा हूँ आपको। दारा सिंह जी, किस नजरिए से देख रहे कम वोटिंग को, किसके लिए खतरे की घंटी? और अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि भाजपा हाफ। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि भाजपा हाफ, और जनता ने भी कह दिया है कि भाजपा भागो। जो चुनाव के टाइम हमने छोटे से देखते थे कि हमारे जो सेलिब्रिटी होते थे, हमारे जो कुछ वरिष्ठ लोग होते थे, जो सामाजिक कार्य वाले होते थे, तो उन लोगों का टीवी पे ऐड आता था कि पहले मतदान फिर जलपान। हाँ। इस बार का जो चुनाव है, आपने कहीं पे किसी भी सेलिब्रिटी द्वारा कोई प्रचार ये नहीं किया गया कि जाकर इस फला तारीख को आपकी वोटिंग है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज पे तो एक ही भाई बेरुखिया दिखाया जा रहा है। वही भाई और बहनों, अब तो भाई और बहनों जो हैं वो बाबा साहब को याद करने लगे हैं, जिसकी प्रतिमा रात में तोड़ दी जाती थी, जिसके ऊपर माला नहीं चढ़ाने दिया जाता था, अब उनको याद करने लगे हैं। तो ये देख लीजिए कि भारतीय दारा सिंह जी, इस बात की क्या गारंटी जो वोटर बाहर निकला वो आपका वोटर है? नैरेटिव सेट कर रहे हैं आप? नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है, कहीं भी नहीं है। इनके उसी दिन हो गया था जिस दिन इन्होंने अपने प्रत्याशियों को टिकट दिया था, और इनके टिकट वापस होने लगे थे कि मैं जनता के बीच में कौन सा मुंह लेके जाऊं। और आप बता रहे कि इनके बहुत सारे नेता जो हैं, प्रत्याशी सर आप बदल रहे थे, वो कह रहे उनके लिए दिक्कत थी। नहीं, प्रत्याशी के मना कर, हम बदले, हम तो बदले, हम खुल के कह रहे हमारे प्रत्याशी बदले गए, मगर इनके तो मना कर। आप सुबह प्रत्याशी का नाम ऐलान करते हो, शाम को कहते हो नहीं वापस टिकट दे दो। और चावला जी, सबसे बड़ी बात, कल्याण सिंह जी जहाँ के रहने वाले हैं, उस गांव में आप देखा होगा, आपके पास भी आया होगा समाचार, कि वहाँ के जो बूथ अध्यक्ष से लेकर आधा गांव समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया, जो कि मौजूदा वहाँ के बूथ अध्यक्ष है। ये देख लीजिए, परिवर्तन वो की लोग जा रहे हैं। भाई 10 साल में ऊब गए लोग, इनके जुमले से, इनके झूठ से, इनके हर चीज से। अब रहा बात वोटिंग की, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हर एक नागरिक को बताया जाए कि फलाना तारीख को वोट पड़ेगी और सुबह से पड़ेगी। ठीक, यानी आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारा ठेका जो है वो सत्ता पक्ष का है।
नहीं, आज हम लोग आज भी जिस गांव में जाता हूँ शपथ दिलाता हूँ कि आप इस तारीख को आप कहीं भी वोट दिलाए दे, मगर वोट करने जरूर जाएं। आपका अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है कि अपना वोट जरूर दें। ठीक, अब राज जी ऑडियो आ रहा है मेरा? हेलो। हाँ राज जी आपका ऑडियो आ गया। हाँ, ये कम वोटिंग से इतना परेशान क्यों हो रहे हैं आप? नहीं, कोई परेशान नहीं हो रहे, बस मैं सबसे कहूँगा, मैं एक बड़े भाई से ये रिक्वेस्ट करूंगा, मुझसे भी नहीं बोलना, आप अच्छी बात बोलेंगे, सारी बात बोलेंगे। दूसरी बात नहीं कह रहा हूँ, देखिए मैं एक और बता दूं, प्रधानमंत्री जी जहाँ जा रहे हैं वो कह रहे हैं वोट देने जाएं, घर से निकलिए वोट दीजिए, देश को बदलने के लिए वोट दीजिए। ये सिर्फ कर रहा है कि उनकी बात को कोई सीरियस नहीं ले रहा। अब देखिए, सबसे पहले राज जी का ऑडियो प्लीज चेक करिएगा प्लीज। शाही जी, मैं राज जी के पास जाऊं, पता नहीं क्यों आज उनकी आवाज, क्योंकि वैसे तो बहुत बुलंद आवाज है लेकिन आज थोड़ा तकनीकी दिक्कत आ रही है। शाही जी, ये वोटिंग बहुत कम हो रही है कई राज्यों में, ये मंगलसूत्र चला नहीं क्या? वोटिंग कहाँ कम हो रही है तिलक जी? अभी तक तो मतलब आंकड़े जो है आए हैं, कितने बजे तक के आए हैं? 5 बजे तक के आए हैं। और मुझे लग रहा है कि पिछले 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में वोटिंग कम हुई कि नहीं? दूसरे चरण में कहाँ कम हुई? अभी अब फाइनल आ गया क्या? उत्तर प्रदेश में वोटिंग कम नहीं हुई। 52% 5 बजे तक की वोटिंग की रिपोर्ट है, उसके बाद की कोई रिपोर्ट आई हो तो बताइए। 60% से कम वोटिंग नहीं होती है। अरे सर, आप सुनेंगे नहीं, मतलब आपकी अगर आपको अपनी बात ही कहनी हो तो सुन लीजिए। 5 बजे तक आया है, 7 बजे तक आ गया। प्लीज कंटिन्यू अपनी बात रखिए। नहीं, अगर 7 बजे तक आ गया हो तो हमको बता दीजिए। ये आप जो परसेंटेज बता रहे हैं, पिछले प्रथम चरण में 4% की वोटिंग कम, इस बार 52% से ऊपर वोटिंग हो चुकी है। पिछली बार 62% वोटिंग हुई थी। सबसे ज्यादा 84% वोटिंग हुई थी त्रिपुरा में, मणिपुर में। आप वहां के वोटिंग परसेंटेज उठाकर देख लीजिए। 7 बजे आ जाएगा, हो सकता है कुछ कम हो। तो ये तो अभी इसकी समीक्षा मिश्रा जी ने किया है कि जो वोटिंग कहते हैं ना कि जब विरोधी दल के लोग ही कहा करते थे कि भाई जब ज्यादा वोटिंग होगी तो सत्ताधारी दल को हटाने के लिए होती है, तो कम वोटिंग हुई है तो ये लोग बेचैन क्यों हैं? इसीलिए बेचैन है कि सत्ताधारी दल को बदलने के लिए वोटिंग नहीं हो रही है, एकदम इम्पैक्ट वोटिंग पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी का। कोई न मंगलसूत्र है न मुसलमान है, सिर्फ एम है, मोदी का नाम है, सिर्फ और सिर्फ मोदी का नाम। तो मतलब मंगलसूत्र चला है? हमारे क्यों नहीं चलेगा मंगलसूत्र? जब वसूला जाएगा, हमारे दारा भाई उत्तर प्रदेश के हैं, हम जो है राज शर्मा उत्तर प्रदेश के हैं, सब लोग डरे सहमे हैं। 2-4 बीघे एकड़ जमीन जिसकी है वो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग डरे हुए हैं कि भाई ये पता चला कि इसकी सरकार आ गई कांग्रेस की और इंडी अलायंस की, तो वो भी 2-4 बीघे में से छीन लेंगे लोग, क्योंकि इनकी तो आदत है जमींदारी उन्मूलन करने की, बैंकों में पैसा सीज करने की। तो ये आदत पड़ी हुई है। पुराने एक खिलाड़ी हैं, पुराने डाकू हैं, तो इन डाकुओं की सरकार फिर आ गई तो फिर वो 2-4 बीघे जो जमीन है वो भी जाएगी। इसलिए जनता ने मन बना लिया है। और एक बड़ा बढ़िया और वही सोशल मीडिया पर घूम रहा है, एक पूर्वांचल का ही बुजुर्ग से पूछा जा रहा, लगभग 80 साल के बुजुर्ग हैं, उनसे पूछा जा रहा है बाबा कहाँ वोट देना, तो कहे मोदी के नाम पर वोट देना और कुछ करना ही नहीं है। ये राष्ट्र का चुनाव है, मोदी को वोट देंगे, आपको भेजेंगे, आप सुनिएगा, बड़ा अच्छा है। लेकिन जनता जो है यहाँ पर वोट मोदी के नाम पर ही मांगोगे? एकदम, हमारे नेता है तो किसके नाम पर? अश्विनी शाही के नाम पर मांगेंगे या तिलक चावला जी के नाम? नहीं, मेरे को लगा विकास के नाम पर मांगोगे। क्यों? मोदी जी, मोदी है तो विकास है। नहीं तो आपके प्रत्याशियों ने भी तो विकास किया होगा ना सर। देखिए, अच्छा टीम जीतती है तो कैप्टन के पास जाता है ना, उसका श्रेय, हारती है तो भी कैप्टन का श्रेय जाता है। तो हमारे कैप्टन वो है। ठीक है राज जी, कुल मिलाकर अश्विनी शाही जी ने कहा है कि भाई जो वोटर हैं वो हमारे पक्ष के वोटर ही बाहर निकल रहे हैं और मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है खटाखट खटाखट खटाखट, जैसे राहुल जी कह रहे हैं आजकल। वो टकाटक कह रहे थे। अरे टकाटक टकाटक टकाटक, हाँ टकाटक टकाटक कर लीजिए। राज जी का तिरंगा सर से उतरकर जमीन पर चला गया, कहां गया? राज जी ऑडियो नहीं आ रहा, कनेक्ट नहीं हो पा रहा। ठीक, कुलदीप जी, किस तरह से देखा जाए पहले चरण के बाद दूसरा चरण?
क्या कह रहा है ये पैगाम? जी देखिए चावला जी, सबसे पहले तो मैं जो भाजपा के प्रवक्ता है आदरणीय साई जी, उनसे निवेदन करूंगा भाई थोड़ा सभ्य आप भाषा का यूज करें। आप विपक्ष वालों को डाकुओं की सरकार बता रहे, मेरे ख्याल से भाई डाकू बताना ये किसी भी हद तक न्यायोचित नहीं है। प्लीज साई जी आप मेरे से बहस ना करें, मैं नहीं बोल रहा, जरा शांत रहो। आपने गलत वर्ड बोला, कृपा करके शांत रहो। गलत नहीं बोला, आपने डाकू बोला। आप अपने गिरबान में झाको, आप अपने गिरबान में झाको। साई जी मेरे से बहस मत करना, पढ़े लिखे आदमी से बहस कर रहे, ये नहीं चलने का। आपने डाकू बोला, अभी आपने डाकू बोला। आप उस खेतिहर जमींदार से पूछिए जिसकी जमीन छीना था इन लोगों ने। अरे व्यक्ति से पूछिए जिसका जमा पैसा किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, मेरे से बहस नहीं कर पाने के। साई जी आपने गलत बोला, कृपा करके माफी मांगे अगर भाई बोला हो आप। ना गलत नहीं बोला आप भाई, एकदम गलत। अच्छा आप डाकू बोलेंगे विपक्ष वालों को? अरे विपक्ष को नहीं, हमने जब आप डाकू बोलेंगे, आप कहेंगे कि मैंने डाकू बोला, सही बोला, आप कहेंगे इस बात को? जो जबरदस्ती छीना जाएगा तो डकैती है, तो आप उन्हें डाकू बोलेंगे? माफ कीजिएगा, मैं डाकू बोलूंगा। तो आप गलत बोल रहे और आप सही बोलिए। एक मिनट शाहिद जी, एक कुलदीप जी मुद्दे पर आते हैं ना। ये वोटर साइलेंट वोटर क्या कह रहा है? हाँ देखिए चावला जी, पहली तो बात ये कि अगर किसी भी लोकतंत्र के अंदर वोटर वोट डालने ना जाए, वोटिंग परसेंटेज लगातार कम होता जाए, तो ये लोकतंत्र के अंदर बहुत ही जो है चिंता करने वाला विषय है। इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी को चिंता करने की जरूरत है। अब वोटर वोटिंग के लिए क्यों नहीं जा रहा? अगर आप ये क्वेश्चन, हम तो यहां पे 4-5 पैनलिस्ट है, अगर हिंदुस्तान के किसी भी जागरूक इंसान से पूछेंगे तो वो भी आपको केवल और केवल एक ही जवाब देगा कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का वोटर आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा। इस देश में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को बेवकूफ बनाया, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लोग भक्त नहीं अंधभक्त बने। लेकिन अब इन्हीं अंधभक्तों ने जब ये सोचा कि भाई जैसे जैसे ये वादे कर रहे थे वो वादे तो पूरे हो नहीं सके, इन्होंने तो कुछ भी नहीं करा एक दो काम को छोड़ के, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग इस हिंदुस्तान के अंदर है जिनकी मेंटालिटी ये है कि भाई या तो हम वोट भाजपा को देंगे, अदरवाइज हम किसी पार्टी को वोट नहीं देने के। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं, और जो पहला चरण है 102 सीट पे वहां पे मतदान हुआ था, सबसे लंबा चरण पहला चरण था। पहले चरण में ही लोगों ने संकेत दिया था। और चावला जी अगर आप उससे पहले चुनाव की सरगर्मी भी देखें, क्योंकि ये तो नैरेटिव सेट हो रहा है ना दोनों तरफ से। नहीं ये विपक्ष कह रहा है कि भाई ये जो है देख लीजिए, ये तो हमारे पक्ष में वोट पड़ रहा है। नहीं चावला जी, शाहिद जी अभी भी अड़िग है कि भैया हम 400 पार लेंगे। नहीं, किसके पक्ष में पड़ा किसके विपक्ष में पड़ा ये तो आने वाली 4 तारीख में पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये अंदाजा सभी पॉलिटिकल पार्टी को था। हम यहाँ एसी में बैठकर डिबेट कर रहे, जो लोग बाहर फील्ड में घूम रहे थे, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को यह पता था कि इस बार के चुनाव में उस तरीके की सरगर्मी नहीं है। आप देखो पहले चुनाव के अंदर किस तरीके की सरगर्मी होती थी, नेताओं की बॉडी लैंग्वेज क्या होती थी। आज आप देखो अगर नेता जगह जगह रैली कर रहे तो चावला जी वहां पर रैलियों में भीड़ नहीं जुटा पा रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भीड़ नहीं जुटा पा रहे। आदरणीय श्रीमान जी आप चुप रहिएगा, इतनी बड़ी आप चुप रहिएगा। भीड़ लाइन अब आप राहुल गांधी का चलेंगे, आप शांत नहीं है। चिल्लाने से कुछ नहीं होने का, चिल्लाने से कुछ नहीं होने का, चिल्लाने का मिश्रा जी कुछ नहीं होने का। आप बात सुनो, तथ्य पर बात करो। मेरे से ज्यादा नहीं चिल्ला सकते आप, मेरे से ज्यादा नहीं चिल्ला सकते मिश्रा जी। ना आप विपक्ष, आप क्यों बोल रहे विपक्ष के फेवर पर, क्यों सत्ता के पक्ष में बोल रहे? आप राजनीतिक मैदान भर गए, आप राजनीतिक विश्लेषक है, आप राजनीतिक विश्लेषक है। आप जो है ना किसी के पक्ष में बोल लो ना विपक्ष में बोल लो। अगर आपको सत्ता पक्ष में बोलना है हमने तो राजनीतिक विश्लेषक लिखवाना बंद करो। आप भाजपा का प्रवक्ता नीचे लिखवाना शुरू करो। अरे श्रीमान जी आप क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? बीजेपी के कहां वोटर निकल रहे हैं? तो इसका मतलब बीजेपी गलत है ना। बीजेपी ने जो वादे करे थे, कहीं ना कहीं वोटर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। विपक्ष क्यों नहीं निकाल रहा है? जो करोड़ों लोग बेरोजगार थे वो क्यों नहीं निकाल? वो महंगाई से त्रस्त महिलाएं निकल रहे हैं। आप शांत होंगे? एक एक करके हम तो उम्मीद में थे कि विपक्ष के सारे वोटर निकलेंगे। आप शांत होंगे? वो भी नहीं निकल रहे ये हैं। विपक्ष के ही वोटर निकल रहे, ये युवा निकल रहे। पश्चिम बंगाल में और केरल में अभी देखा, वहां पे भी परसेंटेज कितना हाई हुआ। तो यूपी का वोटर क्यों नहीं निकला? यूपी का वोटर क्यों नहीं
निकला हाँ। क्योंकि अरे मेरे से आपके पूछो अंदर जोश कम था। मेरे से पूछो ना, मैं मुजफ्फरनगर से आता हूँ, हर घर में घूमता हूँ, आप मेरे से पूछो, डिबेट करते हो, पूरा आंदोलन आप लोग करते हैं। मिश्रा जी बात सुनने के लिए मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं होने का। एक मिनट कुलदीप नहीं, इस बात का जवाब देना जी। अच्छा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के वोटर फिर बाहर क्यों नहीं निकले? पश्चिम उत्तर प्रदेश के वोटर इस वजह से बाहर नहीं निकले क्योंकि इन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में अंधभक्त ज्यादा बना दिए। अब वे इनकी चाल में फंस रहे थे, अब वे उनकी चाल से निकल गए। अच्छा, वे इनकी चाल से निकल गए, वे हिंदू मुस्लिम में पड़े थे चावला जी। उनको पता चल गया राज्य ठग रही है राहुल गांधी आपके अलावा नहीं दे सकते, आप आगे वो नहीं देंगे। आने वाले टाइम में एक मिनट कुलदीप जी करिए, आप प्रबुद्ध आदमी हैं। अच्छा, मतलब हमारी बात में तर्क नहीं लग रहा, हमें प्रबुद्ध बता रहे, हम तर्क की बात नहीं कर रहे, आप तर्क की बात कर रहे, आप तर्क की बात कर रहे, तो जाके आप तर्क की बात कर रहे हैं, वो विपक्ष को वोटिंग क्यों नहीं कर रहे? मिश्रा जी, कुलदीप जी एक मिनट प्लीज, एक मिनट, विपक्ष को क्यों नहीं वोटिंग? मिश्रा जी एक मिनट, मिश्रा जी आप क्यों भिड़ रहे हो, परेशान हो रहे हो? एक मिनट रुकिए ना, राज्य का ऑडियो आ गया। अब राज्य परेशान मैं इसलिए हो रहा हूं कि विपक्ष की जीत सुनिश्चित कराना है मुझे। हाँ, मैं विपक्ष के साथ हूं। एक मिनट राज्य की हाँ बिल्कुल परफेक्ट आवाज आ रही है। मैंने कहा इस पैनल में सबसे बुलंद व्यक्ति की आवाज जो है वो सबसे धीमी क्यों आ रही थी? अब आपकी परफेक्ट आवाज। हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, पहले तो मैं AK मिश्रा भाई से विनम्र निवेदन है, आप ज्यादा ऊंची आवाज पे ना बोले, टेंशन मत लें प्लीज। आपको पता नहीं मुझे टेंशन होता है। राज शर्मा सर, मुझे टेंशन हो गई, मैं विपक्ष को कमजोर नहीं देखना। अभी तक मैं टेंशन में नहीं था 5 साल में। अब सुन लो, अब की बार भी अगर विपक्ष मैं खुद तो लो, आप जैसा व्यक्तित्व का इंसान मुझे बहुत लंबे समय तक आपका सानिध्य नहीं है। अच्छा, मैं बता दूं आपको कि वोटर्स क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि वोटर्स मोदी नाम को जान चुका है, मैन वंस डिस्ट्रॉय इंडिया। आदमी एक बर्बाद कर रहा है देश को, इसीलिए महिला भी नहीं निकली। अच्छा, अब देश को बचाना नहीं है। 2-2 साल तक धरने पे बैठे रहते थे देश को बचाने के लिए। अब देश को बचाने के लिए वोटिंग के दिन नहीं निकलेंगे, मोदी के हाथों का मार होने देंगे। आप आंदोलन के खिलाफ उंगली उठा रहे, इस बार मत बोलना, इस बात नहीं बोल रहा। आंदोलनकारियों ने ये देश बचा रखा, मोदी जी झुके, अरे मोदी जी झुके, आंदोलनकारियों ने झुकाए, मोदी जी निकल रहे हैं। महापर्व, लोक पर्व आज निकलना चाहिए था। आप जैसे लोगों ने इस महापर्व को बर्बाद कर दिया, इस देश को बर्बाद कर दिया। ये आपके गाल पे चपाता मारने के लिए निकले नहीं, आपके गाल पे करारा चपत मारा लोगों ने, और आपको शर्म नहीं आ रही, आपको शर्म नहीं आ रही है। मैं मान गया, मैं आप जोशी है, आप बता रहे बीजेपी हार रहे, आप क्या बात कर रहे हैं? आप गलत स्टेटमेंट दे रहे। बीजेपी जीत रही है, नहीं जीत रही है, नहीं, बीजेपी हार रही। तो मैंने आप जोशी है, आप भविष्यवाणी कर रहे, आप भविष्यवाणी कर रहे, नहीं क्यों बोल रहे आप ऐसा? अरे ना आप बीजेपी के बनो, ना आप विपक्ष के बनो, आप देश के बनो, आप राष्ट्रवादी बनो, आप राष्ट्र की बात करो, आप समाज की बात करो। अब आप टिकट पे चले गए, टिकट से भी दिक्कत है आपको, टिकट से दिक्कत है, कोई किसानों की आवाज उठा रहा उससे दिक्कत है आपको, आपको किसानों की आवाज से दिक्कत है, अब आपको किसान से दिक्कत होगी। अभी किसान की जिंदगी जी के देखी, मेरे साथ चलना खेत में, सर्दी में पानी चला के देखना। आप दोनों से नहीं, अब एक ऑडियो नीचे, राज्य का ऑडियो रहेगा, राज्य का एक मिनट ऑडियो नीचे हो गया आप लोगों का। एक मिनट कुलदीप जी प्लीज, एक मिनट राज्य का ऑडियो जाएगा। कुलदीप जी, AK मिश्रा जी, AK मिश्रा जी, कुलदीप जी प्लीज, इतनी डिबेट क्या होती है बताइए? अरे मुझे सब पता, मैं किसान का बच्चा हूँ, मैं मुझे पन्नगर से हूँ, मैं तारे जैसा नहीं हूँ, मैं तारे जैसा नहीं हूँ। टेम्परेचर बढ़ाओ, एक मिनट देश बर्बाद कर दिया। एक मिनट ऑडियो नीचे रहेगा, राज्य का ऑडियो रहेगा, सिर्फ राज्य मिश्रा जी नहीं, क्या बात कर रहे हैं मिश्रा जी
नहीं है। राकेश टिकैत की बात करेंगे। मेरे से बड़ा किसान राकेश टिकैत नहीं है। मैं चुनौती देता हूँ राकेश टिकैत। एक ब्रेक लीजिए, मेरे बड़ा एक ब्रेक लीजिए, एक ब्रेक लीजिए। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक लीजिए, ऑडियो नीचे करिए, ब्रेक लीजिए। हर तरफ यही गुंज है, फिर एक बार तो साइलेंट वोटर किसके लिए खतरा? खतरे की घंटी। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। राज जी, ब्रेक से पहले आपके पास आना चाह रहा था, ये बंगाल में भी बम्पर वोटिंग हुई है, तो ये किसके लिए खतरा, मोदी या फिर ममता? देखिए, देश की महिलाएं, देश का बच्चा, देश का स्टूडेंट जान गया मोदी का मतलब मैन मस्ट डिस्ट्रॉय इंडिया। एक आदमी बर्बाद कर देगा देश को, इसलिए ये वोटिंग कम हो रही है। राज जी, और प्लीज फोन पास ले आइए सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैं अब आई? बिल्कुल आई। हाँ, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। पहले तो मेरा रिक्वेस्ट है एक मिश्रा भाई से, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपको नहीं लेना टेंशन। मान लो कुछ हो गया तो बात तो समझिए, आप अच्छे इंसान हो। चलिए, देखिए एक और बात सुन लीजिएगा कि देश की महिलाएं प्रधानमंत्री से नाराज चल रही हैं, क्योंकि ये माना गया है कि मंगलसूत्र की कीमत कोई नहीं आ सकता, ब्रह्मांड में कोई नहीं आ सकता। और मंगलसूत्र एक ऐसा आभूषण है महिला का जिसकी चर्चा किसी स्टेज में नहीं हो सकती। और प्रधानमंत्री कहने लगे, और महिला को यह भी लगता है कि महिला का दर्द होता, हालांकि मुझे व्यक्तिगत कभी नहीं होगा मैं आज, बल्कि वायरल होने लगी है वीडियोस और स्टिल भी होने लगी है वीडियोस कि भाई मोदी जी ने क्या कहा। एक महिला कहने लगी, अरे छोड़िए ना, आप क्यों कह रहे हैं मोदी नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? 40 साल से जब वो नहीं आया तो मैं क्या मर गई थी? तो किसी के मरने जीने को नहीं। और मैं आज आपको बताऊं, आज ये मेरे शहर में थे, आज मोदी जी मेरे शहर में थे। मैं तिलक भाई बड़े उससे कहता हूं, मैं बड़े करेज से गया था उन्हें देख, और मेरा कुर्ता भी यही पहना था मैं, क्योंकि वो मेरे देश का प्रधानमंत्री है। मैं प्रधानमंत्री के लिए एक शख्स की भीड़ बनाना चाहता था। मुझे उनके गुस्से का, मेरे से वो 8 फीट की दूरी से निकले, रोड से 8, 10, 12 फीट की दूरी। उनके अंदर इतना गुस्सा, मुस्कुराहट नहीं थी। मैंने आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो पब्लिक को देख के हंस ना पाए। और अगर जो प्रधानमंत्री हंस नहीं सकता, मुझे लगता है उसे तीसरी बार सत्ता में आने का अधिकार भी नहीं। सारी दुनिया जान रही है। हम 2014 में जिस लड़के ने वोट दिया था, आज 28 साल का बेरोजगार घूम रहा है, इसलिए वोट कम हुआ। आप देखिए ना चारों तरफ। 2014 में आपने भी मोदी जी को वोट किया था? नहीं, मैं नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ। नहीं, मुझे लगा आप कह रहे हो कि 2014 में मैंने भी वोट किया। नहीं, फॉर्चुनेटली मैं 2014 से पहले का पैदाइशी हूँ। हो सकता है स्वनी भाई 2014 के बाद हुए हो, इन्हें होता है, पहले गर्व नहीं हुआ होगा। राज्य कम वोटिंग, या मैंने आपसे बंगाल का पूछा, ये जो बम्पर वोटिंग हुई है बंगाल में, किसके लिए खतरा? दोनों अलग अलग बातें ना। कम वोटिंग कह रहे हो कि ये भी हमारे पक्ष में है, जहां ज्यादा वोटिंग हो रही है वहां की बात कर लेते हैं फिर। मैं बंगाल के लिए कह लेता हूँ। देखिए, सबका अपना अपना आकलन है, क्योंकि वहां ममता दीदी की सरकार भी है। हाँ, है ना? तो हो सकता है कि वहां का प्रशासन अलग हो सकता है। देखिए, वहां सरकार है, देखिए उसकी ताकत है पूरी। हो सकता है उन्होंने ज्यादा वोटिंग कराई हो। जैसे प्रधानमंत्री ईडी, मैं साफ कहूंगा, ईडी का इस्तेमाल करें, सीबीआई का। क्या मुद्दा विहीन चुनाव हो चुका है, या फिर मुद्दों के आगे सिर्फ एक ही नाम, पीएम मोदी? एक मिनट राज जी, आप दोबारा से कनेक्ट करवाइए राज जी को। शाही जी, क्या सारे मुद्दे गौण हो चुके हैं? मुद्दे कहां लेकर विपक्ष गया था? कहां मुद्दा कहीं विपक्ष लेकर गया था? विपक्ष तो इधर है तौबा मचा रहा है कि जमीन छीन लेंगे, संपत्ति छीन लेंगे, मुस्लिमों को ये कर देंगे। वो तो आप कह रहे हैं सर। नहीं, वो बहुसंख्यकों को मार डालेंगे, काट डालेंगे, वही लोग कह रहे हैं ना बहुसंख्यक बर्दाश्त नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं जमीन छीन लेंगे। आर्थिक सर्वे आपने लग रहा, देखिए आपने वो भाषण तेलंगाना वाला नहीं सुना क्या कि क्रांतिकारी कदम हम उठाएंगे? पहले सर्वे का था, आप क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। उस क्रांति में जो है
एक भ्रांति फैला दिया वहां सैम पित्रोदा जी ने। अब वो भ्रांति से अशांति फैल गई तो हम क्या करें? उन्होंने क्रांति ले आने की बात की, भ्रांति फैला दिया उन्होंने। तो सबको मिलाकर देखिए ना, इन लोगों का मुद्दे नहीं थे, मुद्दा सिर्फ था मोदी और विकास, MODI, मैन फॉर मॉडल। मुसलमानों की बात क्यों कर रहे थे? कहाँ मुसलमानों की? हम तो बता रहे हैं कि मुसलमानों को ये लोग लेकर जो है लड़ रहे हैं, बहुसंख्यकों को छोड़ दिया है इन्होंने। हम अगर बहुसंख्यकों की बात करें तो हम सांप्रदायिक, ये नहीं, आपके लिए तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास था ना, है ना, अभी भी है। तो फिर आप 80-20 की बात क्यों कर रहे हो? हम कहाँ 80-20 की बात की है? हमने कहा 80-20 की? हम तो कांग्रेस के बारे में बता रहे थे लोगों को कि भाई देखिए कांग्रेस में का बदलाव कैसे होता है, हृदय परिवर्तन। यहाँ पर मिश्रा जी, वहां मैं देख रहा था केशव प्रसाद मौर्य जी ने 2 दिन पहले ट्वीट किया था और बकायदा उसमें कहा था कि 80-20 का चुनाव है। तो और उसके बाद उन्होंने कहा था कि 20 में बंटवारा है, उसमें भी हमारा है। वो नहीं पढ़ेंगे आप? वो भी पढ़िए ना। तो ये 80-20 क्या होता है? 80-20 कुछ नहीं होता है। 80% लोग नहीं, कुछ तो होता होगा ना, जब आप लोग ट्वीट करके कह रहे हो कि 80-20 का चुनाव है, और वो भी हाँ, केशव प्रसाद मौर्य जी सबसे बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश में आप लोगों के, 80% हमारे, और वो कह रहे हैं 80-20, तो फिर 80 और 20 का मतलब क्या होता है? जनता, अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं, पसंद है आप, लेकिन हमारा जो मतलब है कि 80% हमारे साथ हैं, 20% में बंटवारा है सभी दलों का, उसमें भी हमारा है। ये बात हम कहना चाह रहे थे माननीय सर। मैं वही समझना चाह रहा हूँ, 80-20 होता क्या है? केशव जी कई साल से 80-20 में क्यों? 140 करोड़ जनता में 100 करोड़ वोटर है, 80 करोड़ हमारे वोटर हैं, 20 करोड़ में बंटवारा है, उसमें भी हमारा है। तो ये 80 करोड़ कौन है और 20 करोड़ कौन है? 80 करोड़ हिंदुस्तान की जनता है, 20 करोड़ हिंदुस्तान की जनता है। हाँ। जो हमारे साथ है, कुछ हमारे विरोध में भी तो होंगे। अच्छा, तो मुझे लगा कि आप 20 करोड़ किसी और को कह रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को, सपा को, बसपा को कुछ चाहिए 20%। तो ये मुद्दे, दलों के साथ हैं। ये मुद्दे इतने हावी ना मुद्दे हावी नहीं हो पा रहे, या फिर आप इतने श्योर हो चुके हैं कि भैया आप जो भी जनता जा रही है वो मोदी के नाम पर वोट कर रही है? इस देश में मोदी के ऊपर, मजबूत नेतृत्व के ऊपर नहीं है। मैन मॉडल ऑफ डेवलपिंग इंडिया, मोदी का मतलब ये होता है। ठीक, और मोदी जी जल्दी से राज जी, फिर AK मिश्रा जी और कुलदीप जी आ रहा हूं आपके पास। दारा सिंह जी पहचान क्या? ये जो वोटिंग कम हुई है, हाँ। ये इसलिए हुई कि देश की जनता, वोटर जान चुके कि मैन वन डिस्ट्रॉय इंडिया, एक ही आदमी देश को बर्बाद कर देगा। और सुन लीजिए आप बात, तो कह रहे हैं। अच्छा, इसका गुस्सा क्यों आपके चेहरे में अश्वनी भाई? क्यों है इसका गुस्सा? इसका गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? कहाँ गुस्सा कर रहे हैं? बिल्कुल शांत रहिए। अरे राहुल गांधी क्या है? थोड़ा सा आपका बढ़ाते हैं। अच्छा, आप इतने अस्थिर क्यों हो जाते हो? क्यों हो जाते हो? आपको पूछे ना, राष्ट्रीय आपको ना लगा जाता है, राष्ट्रीय पप्पू कहा जाता है ना, वही है ना? पप्पू, एक बात सुनो, जिसका बच्चा नहीं वो पप्पू क्या जाने? अरे बेटा हो ना, शाहिद जी, घर में बेटा होगा ना। शाहिद जी, मुद्दों पर बात कर ले सर। पप्पू नहीं, थोड़ा राज जी, आपके घर में अगर राज जी तो पप्पू तो जरूर होगा। एक मिनट, 5 भाई अश्वनी शाह साहब आपके घर में होंगे, अगर उनका बेटा होगा उसमें एक का नाम पप्पू होगा। अरे जिसका बेटा नहीं, जिसकी औलाद नहीं। राज जी, मुद्दे पर आए, मुद्दे पर आए, और मैं इस तरह की चर्चा नहीं हो पाएगी, प्लीज। मिश्रा जी, आप जैसे ऑडियो राज जी, बेकार आदमी हो राज जी, मुद्दे पे बात करेंगे। मैं साइलेंट वोटर की बात कर रहा हूं साहब, साइलेंट वोटर की। आपके नेता का बेटा नहीं है ना बीवी। राज जी का ऑडियो नीचे रहेगा। राज जी, मुद्दे की बात करनी है आपको? राज जी शुरू हो गए। राज जी अब अपना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। राज जी बताइए। नहीं, आप क्यों करोगे? प्लीज, आपका झूठा सुनने के लिए आया हूं। जैसे आपका नेता हंस के नहीं गया, प्लीज हंसने का भी पैसा। अगर थ्योरी पर ही यकीन करें AK मिश्रा जी, एक बात, थ्योरी पर यकीन करें, जो कम वोटर बाहर निकल रहा है, जैसे अभी कुलदीप जी ने कहा कि भाई ये सत्ता पक्ष के खिलाफ है, और जहां पर वोटिंग ज्यादा हो रही है, उदाहरण के तौर पर ममता जी के राज्य में, बंगाल में, तो फिर वो किसके पक्ष में? यहां तो बिल्कुल विपरीत कहानी होगी। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, अब की बार आप देखिए बिहार में 40-48%, जबकि बिहार बड़ा वाइब्रेंट है पॉलिटिकल मामले में देखा जाए। बगल में बंगाल में 70% क्रॉस कर रहा है। यूपी भी बड़ा वाइब्रेंट था लेकिन बहुत कम जा रहा है। इसका मतलब है कि 100% वोटर नहीं निकले, और 100% या मैक्सिमम वोटर निकालने की जिम्मेदारी जब दोनों पक्ष विपक्ष
मिल करके बढ़िया अपने अपने हिसाब से करते हैं तो वोटरों में उत्साह आता है। अब ये वोटर निकल कौन रहे हैं मैं आपको बताता हूं। और पहले क्यों ज्यादा निकलते थे? पहले बुलबुले वाले वोटर होते थे, पैसे पहुंच जाते थे, बोतलें पहुंच जाती थी। अब पैसे निकालने की हिम्मत नहीं है। अब वोटर जो बुलबुले वाले होते थे, जो 500 रुपए और बिरयानी के लिए धरने पे बैठ जाते थे, वो सब गायब हो गए क्योंकि उनको लग गया वो बुलबुले थे। मैं इसीलिए बोल रहा हूं बुलबुला। अब गंभीर लोग बचे हुए हैं, जो भी निकल रहे हैं पक्ष या विपक्ष में, जहां पे भी जा रहे हैं, वो लोकतंत्र को, वो भारत को समझते हैं, वो दूरदृष्टि रखते हैं, इसीलिए वो लोग निकल रहे हैं। जितने लोग चुनाव को, लोकतंत्र को, देश को मजाक में लेते थे, कभी इसने बोल दिया उधर सड़क पे बैठ गए, कभी उसने बोल दिया वहां बैठ गए, तो मिल रही बिरयानी खाने को मिल रही है, मौज मस्ती चल रही है। थ्योरी बताइए। वो वोटर सारे चले गए। अब यहां पे है क्या, जहां हाई वोटिंग हो रही है, जैसे अगर मैं बंगाल का एग्जाम्पल लूं, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वहां पे सत्ता के खिलाफ, वहां पे पिछले बार ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, ईडी सख्त है, कमांडो पुलिस लगी हुई है, गुंडेगर्दी चल नहीं पा रही है। अगर गुंडेगर्दी चलती तो इतनी वोटिंग होती नहीं। वोटर निर्भय होकर के निकल रहा है। टीएमसी ममता दीदी के एक भी आदमी ने नहीं बोला कि तुम हमको वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा घर हम फूंक देंगे। विधानसभा चुनाव में भी तो अच्छे खासे वोटर बाहर निकले थे, अच्छी बम्पर वोटिंग। विधानसभा चुनाव कब हुआ था? ममता दीदी चुनाव जीती। विधानसभा चुनाव कब हुआ था? कितने साल हो गए? अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुन लीजिए, उसके बाद सिचुएशन में जो सख्ती आई है वहां पे कोर्ट ने किया, इलेक्शन कमीशन ने किया, ईडी ने किया, नोटों के बंडल सारे ईडी ने छीन लिए। अब तो बुलबुले वाले वोटरों के पास जेब में किराया भी नहीं है। पहले तो जाते थे फेरारी और सूमो से भर भर के लेके जाते थे पेट्रोल डलवा के, क्योंकि पैसे पहुंच जाते थे। एक मिनट, कुलदीप, पैसे पहुंच गए ईडी के पास सारे। मैं आपसे मिश्रा जी रिक्वेस्ट करूंगा, तो खरीद तो पा नहीं रहे हैं। सुनिए मिश्रा जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे। जैसे कुलदीप जी ने आपको संयम के साथ सुना, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि नहीं आप बोलूंगा। एक कुलदीप जी, क्या मुद्दा विहीन हो चुका है पूरा चुनाव? जी देखिए चावला जी, मैं 2 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर रहा और मेरा जितने भी पैनलिस्ट है, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा कि पूरे हिंदुस्तान की जनता हमें देख रही भाई, इस देश में जो मतदाता है उनकी 4 कैटेगरी है। एक कैटेगरी मैं किसान की मान रहा, दूसरी मैं युवा की मान रहा, तीसरी मैं कर्मचारी की मान रहा और चौथी मैं महिलाओं की मान रहा। अब अगर आप 1 by 1 इन चारों कैटेगरी की से बात करें, आज देश का किसान परेशान। आपने किसान आंदोलन देखा किस तरीके से किसानों की बेइज्जती सरकार ने की, और अभी भी जो है मिश्रा जी कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों पर उंगली उठा रहे। इन्होंने आंदोलनकारियों को पाकिस्तानी, खालिस्तानी, देशद्रोही बताया, किसान इनसे नाराज। इसके बाद आप युवा देखो, देश में बेरोजगारी दर देखो, आज देश का युवा किस तरीके से परेशान है। वो शिक्षा व्यवस्था में पिस के महंगी पढ़ाई में वो डिग्री ले लेकर उसको आज रोजगार नहीं मिल रहा। तो आज देश का युवा परेशान। वो वोटर बाहर क्यों नहीं? मैं 1 मिनट मेरी बात कंप्लीट होने दो। इसके बाद में कर्मचारी, देश में सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी और प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी है। जो सरकारी क्षेत्र में कर्मचारी काम कर रहे हैं वे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर परेशान है, वे भी आंदोलन पे लग रहे हैं। विपक्ष ने भी तो मना कर दिया ओपीएस को लेकर। नहीं ओपीएस, 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दो मिश्रा जी, ऐसे नहीं चलने का। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे चावला जी, उनका शोषण हो रहा तो वे भी परेशान। इसके बाद में देश में जो है महिलाएं भी परेशान। तो कहीं ना कहीं जब ये 4 कैटेगरी के जो वोटर है अगर वे परेशान हैं, इनमें से वे वोटर जो केवल और केवल हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आए और अब वे भारतीय जनता पार्टी को वोट देना नहीं चाहते और विपक्ष की किसी पार्टी को भी वोट नहीं देना चाहते, तो वह घर के अंदर खामोश बैठ के। और यही कारण है कि आपने कहा युवा परेशान, जी, महिला परेशान, जी, किसान परेशान, जी, सरकारी कर्मचारी परेशान, जी। तो फिर तो 80% वोट होने चाहिए थे। हाँ बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन उनमें से कुछ विपक्ष वालों को भी तो वोट डालेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% लोग भाजपा का विरोध कर रहे, लेकिन मैं ये कह रहा कि जो वोटर है वे ज्यादातर वोटर भाजपा का विरोध कर रहे। मैं फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश में लेकर जा रहा, जो लोग कभी भारतीय जनता पार्टी के 100% सपोर्टर हुआ करते थे। मैं यहां पे अलग अलग समाज की बात कर रहा, मैं क्षत्रिय समाज की बात कर रहा, मैं प्रजापति समाज की बात कर रहा, मैं जाट समाज की बात कर रहा। क्यों चावला जी, आपने नहीं देखा कि सारे के सारे क्षत्रिय समाज ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में, चुप रहो मिश्रा जी, ना चुप रहो, मेरी बात कंप्लीट होने दो। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सारे के सारे क्षत्रिय वोटों ने पंचायत कर करके चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो है वहां पे जो है पंचायतें हुई। अब जो क्षत्रिय वोट भारतीय जनता पार्टी को जाना था और वो किसी दूसरी पार्टी को
वोट नहीं डाल सकते, वे घरों के अंदर खामोश रहे। वहां पे वोट परसेंटेज कम हो गया। आपने सवाल एक मिनट, आप मिश्रा जी, मिश्रा जी आप ही के पास आ रहा हूं, यही सवाल आपके पास होगा शाही जी। तो नाराज वोटर जो बीजेपी के थे, बीजेपी को नहीं देना चाहते, जाके नोटा दबाते हैं ना, नोटा का तो ऑप्शन है। भाई मिश्रा जी, मुझे डर लग रहा है, ज्यादा तेज ना बोल लो, मैंने कहूं बीपी हाई हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। आराम से बोलिएगा प्लीज, हमें जनता देख रही है, हिंदुस्तान की जनता देख रही है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? मिश्रा जी एक बहुत दिनों से ये सवाल गूंज भी रहा है और शाही जी इसका उत्तर देंगे। कुलदीप जी प्लीज जी। शाही जी, ये जो उत्तर प्रदेश में जो पहले 2019 में वोटिंग हुई और 2024 में वोटिंग हुई, कम वोटिंग हुई है 2024 में, अभी तक 16 सीटों पर जो तस्वीर सामने आ रही है कमोवेश, अगर हम ऑन एवरेज देखें जी, क्या वाकई में ठाकुरों की नाराजगी दिखाई दे रही है धरातल पर? देखिए, ठाकुरों का मैंने शायद आपको जवाब दिया था या किसी और चैनल पर मैंने बताया था कि व्यक्तिगत दो लोगों की आपस में कोई बात हुई, पार्टी लेवल पर कुछ नहीं था। माननीय योगी जी वहां गए और संगीत सोम जी और बलियान जी में आपस में बातचीत हो गई। इसी तरीके से एक अफवाह फैलाई गई थी 2022 में कि ब्राह्मण बहुत नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से। जब रिजल्ट आया तो 79% ब्राह्मणों ने वोट दिया। लोग ये फैला रहे थे कि योगी से ब्राह्मण नाराज हैं, तो ये एक भ्रम फैलाया जाता है। तो यानी ये ठाकुर नाराज नहीं है, आप कह रहे हैं? कहीं नहीं है, मैं आपको सीट का एवरेज बता दे रहा हूं। नहीं तो फिर अभी कुलदीप जी कह रहे हैं कि वो हाथ में गंगा जल लेकर जो है वो शपथ खा रहे हैं कि आपको वोट नहीं करेंगे। कुलदीप जी कसम खाए होंगे, हो सकता है, हो सकता है, मुझे तो कोई ऐसा नहीं। कुलदीप जी ने कसम नहीं, यहाँ एक मिनट कुलदीप जी, नहीं, अब देखिए उत्तर प्रदेश में मैं बता रहा हूँ, पिछली बार 62% वोटिंग हुई थी, अभी तक 5 बजे तक 52% वोटिंग हो चुकी है। 7 बजे तक का इंतजार कीजिए। शाही जी, मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाह रहा हूँ, ये ठाकुरों की नाराजगी के पीछे की वजह? कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई नाराजगी नहीं है, ये स्पष्ट हो चुका है। व्यक्तिगत चीजें पार्टी के ऊपर हावी नहीं होती हैं। व्यक्तिगत हो सकता है कि संगीत सोम जी और बलियान जी में कुछ रहा हो, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की, योगी जी पहुंचे, सारा खत्म हो गया। और वो परिणाम आज हम लोग नहीं कहेंगे, आज तो कुछ भी बात कर सकते हैं। ये 4 तारीख के बाद जब समीक्षा होगी इसकी, तब पता चलेगा कि किसने किसको कहा कितना वोट दिया। अच्छा, एक और बात ये सवाल भी है कि अगर इस पूरे चुनाव को दूसरे चरण तक देखें तो एक स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि राम मंदिर आप मुद्दा बनाना चाह रहे थे लेकिन मुद्दा बना नहीं। राम तो घर घर में है, बिल्कुल है। क्या है, हमने घर घर में है, कण कण में है। जो व्यक्ति प्रतीक्षा, शाही जी, कण कण में है राम। हाँ, नहीं, चुनाव में घर घर में है। चुनाव में नहीं तो राम है ही है। नहीं, राम तो हमारे देश की आत्मा है। आपने चुनावी सवाल पूछा, चुनावी जवाब सुनिए। नहीं सर, हमारे देश की आत्मा है राम। राम से शुरू, राम पर खत्म। जब जाते हैं तब भी कहते हैं राम नाम सत्य है। ये राहुल गांधी को समझाइए ना भाई। तो सर ये अब राहुल गांधी ने, मैंने आपसे पूछा, आप मुद्दा क्यों नहीं बना पाए? राहुल गांधी नहीं आते हैं क्या? राम मंदिर को मुद्दा क्यों नहीं बना पाया? शाही जी, भूत प्रेत तो है नहीं। शाही जी क्यों नाराज हो रहे हो? सवाल सिंपल है, राम मंदिर को आप मुद्दा क्यों नहीं बना पाए? राम घर घर में है, पूरी बात आप सुनेंगे नहीं, आधा काट लेंगे तो सवाल का जवाब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तिलक जी थोड़ा सा सुन लिया करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। राम घर घर में है, जो प्रतीक्षा कर रहा था इस भव्य मंदिर के निर्माण का, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा लोगों ने घर घर में देखा, सूर्य किरण का जो वो हुआ रामनवमी के दिन घर घर ने देखा, पूरा देश भाव विह्वल था उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और उन्होंने भरपूर वोट दिया है। प्रथम चरण में 46 सीट हमारे पास थी, दूसरे चरण में 59 सीट हमारे पास थी। राम मंदिर मुद्दा क्यों नहीं बन पाया? राम मंदिर कौन सा मुद्दा, कौन, हमारा तो एजेंडे में था। राम हमारे हृदय में है। हमने मंदिर बनाया, अब जनता का काम है। मुद्दा आप बनाइए, मुद्दा राहुल गांधी जनता का काम है जी, जनता का काम है राम जी का ध्यान रखना। आपने कितने पैसे लगा दिया, आपने बनाया? और क्या राहुल गांधी ने चंदा दिया था या सोनिया गांधी ने दिया था? आपको तो बीमारी है, सोनिया गांधी ने दिया था। बीमारी है आपको, आपके नेता सिजोफ्रेनिक बीमारी से। राजी सोनिया गांधी जी को है, राहुल गांधी जी को है राम को मना मानने। राम आप पूरी पार्टी पर जो आप सब एक
आप लोगों देखिए, को बोलने की अभी तहकीक आप नहीं है। मिश्रा जी को समझा रहे आप तो थे। प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री को गाली दे दे, पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे को गाली दे दे। अब वो क्या है, बेटा क्या है, लल्लू है, बेकार है। अरे बेटा काम लायक है, राज कर रहा है, पुष्प पटाखा, बेटा, पुष्प पटाखा खत्म, एक पुष्प पटाखा। अरे भाई आप जाइए ना, आप जाइए, आपको कोई बड़ा पद मिल जाएगा। कुलदीप जी तो आज लगे बेचारे, आप भी कुछ दिन बाद एक मिनट प्लीज प्लीज, ये कहीं और दिखाना। राज जी मुद्दे की बात करेंगे सर, बेवजह डिबेट को आप डिरेल कर रहे हैं। राज जी रोज करते हैं। झूठे इंसान ये देश को बर्बाद कर रहे हैं और राहुल गांधी आवाज कर रहे हैं। ऐसे नहीं, प्लीज हम मिश्रा जी के पास जा रहा हूँ। मिश्रा जी क्या ये सवाल नहीं है? एक मिनट, इसमें कोई दो राय नहीं कि देश की सियासत को बदलने में राम मंदिर के मुद्दे ने बहुत अहम भूमिका निभाई। सर मुझे निकलना है। और जिस तरह से बीजेपी शिखर तक पहुंची, उसमें राम मंदिर का मुद्दा एक अहम रहा, जिसने सियासत की धुरी को बदलने का काम किया। लेकिन 24 के चुनाव में ये मुद्दा लगता है आपको बनता हुआ दिखाई दिया? गलत समझ है चावला जी। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, समझ जाएंगे। हाँ। भारतीय फिलॉसफी को समझना सबके बस की बात नहीं है। मुझे पता नहीं बीजेपी का क्या रुख है। राम या धर्म हमारे लिए कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा। अगर धर्म कभी राजनीतिक मुद्दा रहा होता, धर्म मतलब प्रैक्टिकल जो हम लोग फॉलो करते हैं, आप ये देखिए 2 हिंदू राजा भी होते थे, लड़ते थे। हमारे लिए जो मुद्दे हमेशा रहते थे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जनता का कल्याण, राष्ट्र का विकास, ये सारी चीजें होती थी। अब हमने महाकुंभ मेला करवाया, करोड़ों लोग आते हैं। मान लीजिए योगी जी की सरकार है, शानदार व्यवस्था हुई। कभी योगी जी ने, बीजेपी ने, कभी किसी पार्टी ने बोला कि हाँ जी ये धार्मिक वो था, राजनीतिक 1 करोड़ हमारे वोटर आए हैं या 10 करोड़ वोटरों ने स्नान किया? कभी किया? कभी उसका राजनीतिक जिक्र नहीं होता। वो एक सामाजिक जो है उत्सव का पर्व होता है। तो राम मंदिर पेंडिंग था, उसको हमने बना के जनता को इस धरा को समर्पित कर दिया। चुनाव में मुद्दा बनाने के लिए थोड़ी वो था। मिश्रा जी मैंने पूछा कि क्या मुद्दा कभी रहा नहीं राम मंदिर? चुनावी मुद्दा कभी नहीं रहा है, गलत कभी चुनावी मुद्दा नहीं रहा। सारे मीडिया वाले कभी चुनावी मुद्दा नहीं, गलत प्रेजेंटेशन करते रहे हैं। कभी चुनावी मुद्दा नहीं रहा। क्या केवल मुद्दा राम का होता था? राम की एक परिकल्पना होती थी, एक संकल्प होता था। हर चुनाव में तो मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी होती है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आप ये कह रहे हो राम एक धार्मिक अनुष्ठान था जो पेंडिंग था इस देश में। कुलदीप जी और देश के लोगों ने मिलकर बनवाया, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने मिलकर बनवाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस अनुष्ठान को पूरा किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मिश्रा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1 मिनट, कुलदीप जी अपनी बात रखेंगे, फिर उसके बाद फाइनल कमेंट राज जी आपसे ले रहा हूं। जी देखिए, एक तो आदरणीय मिश्रा जी से ये मैं विनम्र अनुरोध कर रहा भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा कि आप एक राजनीतिक विश्लेषक ना होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे और आप जिस तरीके से कह रहे कि भाई हमने ये करवा दिया, हमने राम का, अरे आप ये कहो ना भारतीय जनता पार्टी ने ये करवा दिया, कांग्रेस ने ये करवा दिया, सपा ने ये करवा दिया, तो आपका चेहरा जो है बिल्कुल जो है ये नकाब जो आपने ओढ़ रखा, ये नकाब ये आपका जो है खुल गया। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी चुनाव के ऊपर ही बात कर रहा हूं। रुक जाओ मिश्रा जी, रुक जाओ, आप रुक जाओ मिश्रा जी, रुक जाओ, ठहर जाओ, सारी बोल लूंगा। जहां तक आप राम के मुद्दा की बात कर रहे हो, और खासतौर से मिश्रा जी इस बात को ध्यान से सुने, इस देश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राजनीति को धर्म के अंदर लेकर आई और केवल धर्म के ऊपर यह राजनीति कर रही। और चूंकि मैं मुजफ्फरनगर से आ रहा, 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा हमने झेला, हमने वे कष्ट झेले, और कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को इन्होंने उस चंगुल में फंसा। मेरी बात पूरी होने दो। मैं सिर्फ एक जख्म नहीं कुरेदरा किसी के। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की सरकार रही हो और देश की सबसे बड़ी मस्जिद से ये ऐलान किया हो इस पार्टी को वोट डालना? हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ, तो वो गलत किया। नहीं गलत बिल्कुल किया, गलत किया उन्होंने किया। डॉक्टर कुलदीप मलिक। एक मिनट जी, दीपावली नहीं मनाएंगे, इफ्तार पार्टी पीएमओ में होगी, गलत है। डॉक्टर कुलदीप मलिक खंडन कर रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं चावला जी, अगर उन्होंने धर्म की राजनीति करी आप उसे भी गलत बोल लो, और अगर ये धर्म की राजनीति कर रहे, आप ये कह रहे हैं कि कौन नहीं कर रहा धर्म की राजनीति? तो ये सारे कर रहे हैं ना, मैं तो सब कह रहा, मैं तो भाजपा को भी कह रहा, मैं कांग्रेस को भी कह रहा। और चावला जी मैं आपको एक बहुत ही सीरियस बात बता रहा, मुद्दा क्यों नहीं बन पाया? नहीं मैं बता रहा मुद्दा, चावला जी जिस देश की राजनीति में धर्म घुस गया
उस देश का बेड़ा गर्क हो गया। मैं आपको बता रहा बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ में। मिश्रा जी आप चुप रहो। नहीं आप गलत बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल प्रूफ कर दूंगा, आप चुप रहो। पहले मेरी बात पे बीच में ना बोलो, उदाहरण देता बीच में ना बोलो। क्या उदाहरण दे रहे? आप सब बताइए बर्बाद कैसे सारे देश। इसका मतलब आप कह रहे कि देश की राजनीति में धर्म घुस रहा। आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे? आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे कि देश की राजनीति में धर्म घुस रहा? मिश्रा जी जिस देश की, अरे मुझे सब पता, मुझे सब पता, मुझे सब पता। आप शांत रहो जरा, शांत रहो। कभी कभी जब देश की राजनीति में धर्म घुस जाता है तो असली मुद्दे डाउन हो जाते हैं। अरे हाय भारत की सभ्यता में आप चले गए। भारत सोने की चिड़िया थी। कौन सा धर्म था? कौन सा धर्म था? अब आप पास में चले गए। बताऊं? हाँ तो पास में नहीं जाना चाहिए। सुनना चाहोगे? पास में नहीं जाना चाहिए। सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? जब से धर्म हटाया विनाश हो गया। मेरी बात जब से धर्म, अरे मिश्रा जी यहाँ धर्म संसद मत बनाओ। यहाँ धर्म संसद मैं चावला जी ये कहना चाह रहा कि जब देश की राजनीति में धर्म घुस गया, जो असली मुद्दे राजनीति में है वे मुद्दे जो है गायब हो जा। असली मुद्दों की मैं बात कर रहा, मैं शिक्षा की बात कर रहा, मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा, मैं खराब होते हुए पर्यावरण की बात कर रहा, मैं बेरोजगारी की बात कर रहा। चावला जी पिछले 2 महीने से हिंदुस्तान के अंदर चुनावी रैलियां हो रही। आप मुझे बताओ, मैं तो सत्ता पक्ष को भी बोल रहा और मैं विपक्ष को भी बोल रहा, कौन सा नेता इस देश में है जो शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा हो? कौन सा नेता इस बात को कर रहा हो कि अगर वे सरकार में आएंगे तो हम शिक्षा का बजट बढ़ा देंगे? कौन सा नेता ऐसा है जो ये बात कर रहा हो बेंगलुरु में पानी खत्म हो लिया? आपको भी पता चावला जी, बेंगलुरु में पानी नहीं है। कौन सा नेता इस पर्यावरण की बात कर रहा? केजरीवाल कौन सा में कायाकल्प कर दिया? तो आपको न्यूयॉर्क टाइम्स तो दिल्ली का एजुकेशन मॉडल आपको दिक्कत हो रही है उससे? नहीं, मेरे करानी केजरीवाल ने। मैं तो बोल रहा हूँ, आप धन्यवाद बोल दीजिए ना। तो हम एक बात बताओ, केजरीवाल ने तो आपको करके दिखा। अरे बिहार में चरवाहा विद्यालय खुला, जो सरकारी स्कूल के बच्चे थे, सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल में आने लगे। दुनिया में कहीं खुला? प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में आने लगे। नहीं, अरे लालू जी ने दिया। आप बात नहीं पूरी होने। 1 मिनट प्लीज, 10 सेकंड प्लीज। मैं ये कह रहा हूं देश की राजनीति में जब धर्म घुस जा तो जो मुद्दे हो असली वे मुद्दे जो है छोटे पड़ जा। जब धर्म की रक्षा अब देश विकास के पराकाष्ठा पे रहा है। राजी 2 चरण के आप 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। 2 चरण धर्म को मत हटाइए। एक के मिश्रा जी, देश से नहीं हटा रहे, राजनीति से हटा रहे हम धर्म को। राजनीति से हटा रहे हम, हटा रहेगा राजनीति से धर्म हटा देंगे हम। अरे मोदी मिश्रा जी थोड़ा चुप हो जाओ। राज्य मैं क्या बोल रही हूँ, मोदी मिश्रा जी चुप हो रहे हैं। राज्य 2 चरणों के इस चुनाव के बाद कहां खड़ा पा रहे हैं अपने आप को? देखिए एक मिनट मिश्रा जी एक आउट होती जा रही है। हर चरण के चुनाव में ये आउट होती चली जाएगी। इस बात को आप निश्चित होकर लिख लीजिए। अरे भाई आप यही बताऊं, अरे कुलदीप जी इनके क्यों लग रहे हो? कुछ हो गया जिम्मे पड़ जाएंगे हमारे। राज्य हाँ। ये 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए, अब कांग्रेस को आप कहां खड़ा पा रहे हैं? क्योंकि आपका आकलन था कि आप 150 सीटें ही लेकर आ पा रहे हैं। अब थोड़ा कुछ आंकड़ा बढ़ा या कम हुआ? देखिए मेरी बात को तो सुन लीजिए आप। मैं दावे के संग कहता हूँ कि 2 चरणों में चुनाव हो गए, बीजेपी धीरे धीरे धाराशायी हो रही है। मैं आपके मुताबिक आपने कहा था कि कांग्रेस 150 सीट ला रही है। 150 से ज्यादा ही लाएगी, कम नहीं लाएगी। अच्छा 150 से 160 160 हो सकती है, 170 हो सकती है, 148 हो सकती है। हाँ 160 170 हो सकती है। अब हाँ मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, तो फिर 160 170 अब 2 चरणों के बाद अब खुद को कहां खड़ा पा रहे हैं आप? नहीं बिल्कुल सही पा रहे हैं। जहाँ हमारे कैंडिडेट जहाँ पे भी है, हमारे गठबंधन के कैंडिडेट सारे हैं। और जो अभी 8 सीटें हमारी आज लड़ी हैं इन लोगों ने, इसमें 7 बीजेपी के पास थी। ठीक, इस बार 7 बीजेपी को नहीं मिल रही है। चलिए ठीक, अब जनता तय करेगी। ये साइलेंट वोटर आखिरकार किसके लिए खतरा है, ये एक यक्ष प्रश्न है, लेकिन इसकी तस्वीर और स्थिति तब साफ हो पाएगी 4 तारीख। 4 तारीख मैं रुष्ट हो जाऊंगा आपसे। मुझे आपकी सेहत की चिंता है। अच्छा ठीक है मिश्रा जी, अपना ध्यान रखेंगे। आप भी अपना ध्यान रखिए। आप सब अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त ज्यादा नहीं दे रहा। कुलदीप जी आपका भी, मिश्रा जी आपका भी, शाही जी आपका भी, दारा सिंह जी आपका भी और राज शर्मा जी आपका भी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।